हेलो दोस्तों, दिस इज अभिषेक, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ अबाउट द फ्रोजन सोल्जर। ठीक है, ये जो वीडियो होगा ये कंप्लीट फ्रोजन सोल्जर पे होगा। इसमें क्या क्या मतलब कॉम्प्लिकेशंस आती है, ठीक है, क्या होता है फ्रोजन सोल्जर, इसके क्या क्या स्टेजेस हैं। ठीक है, हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट सारे पार्ट्स को इसमें क्लियर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये 4 टॉपिक रहेगा। ठीक है, फ्रोजन सोल्जर में अबाउट फ्रोजन सोल्जर, ठीक है, फ्रोजन सोल्जर क्या होता है, एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट। फ्रोजन सोल्जर्स का क्या क्या रीजंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके स्टेजेस, फ्रोजन सोल्जर के कितने स्टेजेस होते हैं वो हम लोग का क्लियर करेंगे। साथ में व्हाट को क्या क्या प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, क्या ऐसा कुछ है जब आप फ्रोजन सोल्जर का केस देख रहे हो या फ्रोजन सोल्जर ट्रीटमेंट दे रहे हो तो आप लोग को क्या नहीं करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है, क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, उसको हम लोग आज क्लियर करेंगे। ये हमारे चौथे पॉइंट में। तो ठीक है, ये हमारा आज बस 4 टॉपिक रहेगा। हम लोग का जो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग कंप्लीट ट्रीटमेंट बताएंगे कि क्या क्या हम लोग ट्रीटमेंट फ्रोजन सोल्जर्स में दे सकते हैं, हमारे न्यूरोथेरेपी में क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, साथ में हम लोग कायरो में अगर देना चाहें तो हम लोग क्या दे सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है फ्रोजन सोल्जर का, अबाउट फ्रोजन सोल्जर मतलब ये होता क्या है। ठीक है, फ्रोजन सोल्जर का एक और नाम है, ठीक है, दैट इज आल्सो नोन एज एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। क्या बोलते हैं इसे? एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। अब एडहेसिव से आप देख सकते हो, एडहेसिव है, एडहेसिव का मतलब क्या होता है, एक तरह का एडहेशन मींस लॉक पोजीशन, मतलब किसी चीज को जकड़ लेना। ठीक है, एंड कैप्सुलाइटिस क्या होता है, जो हमारा कैप्सूल्स होता है। ठीक है, हमारे जो सोल्जर में कैप्सूल्स होते हैं, ये हमारा जो ज्वाइंट है, आर्म का जो ज्वाइंट है, कौन सा ज्वाइंट है? ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट है। ठीक है, तो ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट में हमारा जो कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है, वो कैप्सूल्स क्या हो जाते हैं, वो टाइटन हो जाते हैं, वो स्टिफ हो जाते हैं। ठीक है, जिससे हमारा जो रेंज ऑफ मोशन है, हमारे जो आर्म का जो रेंज ऑफ मोशन है उसमें बहुत ही कमी आ जाती है। मतलब हमारा जो रेंज ऑफ मोशन जो प्रॉपर उठना चाहिए वो उठ नहीं पाता है, जो मूवमेंट करना चाहिए वो हो नहीं पाता है, अगर करना भी चाहे तो बहुत ही तगड़ा पेन होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रोजन सोल्जर बोलते हैं या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। ठीक है, इजी वे में मैं ब्रीफली बताना चाह रहा हूँ अभी। ठीक है, ज्यादा डिटेल्स में ना जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। ठीक है, हमारा जो सेकंड पॉइंट है कि क्या क्या रीजंस होती है। ठीक है, एक फ्रोजन सोल्जर से अगर होता है तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस होती है, तो हम लोग आज रीजन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या रीजंस होती है। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग एक करके क्लियर करेंगे। पहले हम लोग चलते हैं रीजंस पे। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 तरह के रीजंस हो सकते हैं। अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें रीजंस को तो 2 तरह के रीजंस हो सकते हैं। जो पहला है, ठीक है, पहला जो रीजंस होता है दैट मींस वो दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर सोल्जर्स। ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर सोल्जर। ठीक है, एंड सेकंड जो होता है विच आर not directly related to our soldier. Second, which are not directly related to our soldier. ठीक है, तो एक होता है जो डायरेक्ट रिलेटेड होता है हमारे सोल्जर से, कुछ रीजंस ऐसी होती है, और कुछ रीजंस होता है वो हमारे मतलब जो सोल्जर से उसका कोई रिलेशन होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे हम इसका ऑप्शन लेकर चल रहे हैं, अभी एक ऑप्शन लेकर चल रहे हैं। ठीक है, क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जो डायरेक्ट सोल्जर से रिलेटेड है, जो कॉज करता है हमारे फ्रोजन सोल्जर, मतलब फ्रोजन सोल्जर होने का वन ऑफ द रीजंस है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है इसमें डायरेक्टली जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, इसमें होता है हमारा रोटेटर कफ टियर। रोटेटर कफ टियर, ठीक है, एक रीजंस होता है ये जो हमारा डायरेक्टली। रोटेटर कफ टियर क्या होता है हम इसको एक्सप्लेन करेंगे किसी और वीडियो में। ठीक है, एक तरह से मसल्स होती है हमारे, मतलब जो आर्म होती है वहाँ पे 4 मसल्स होती है। ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस होता है, इंफ्रास्पाइनेटस होता है, टेरिस माइनर होता है। ठीक है, सब स्केपुलरीज मसल्स होती हैं। तो ये हमारा अगर उस मसल्स में इन चारों में
किसी मसल्स में अगर हमारा टीयर हो जाए तो उससे क्या होता है, हमारा मूवमेंट जो होता है मतलब दर्द फील होता है, और दर्द के कारण हम लोग मूव नहीं कर पाते हैं और हमारा फ्रोजन सोल्जर वो हो जाता है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या होगा, टेंडनाइटिस, सॉरी टेंडनाइटिस। दूसरा रीजन हमारा क्या है, टेंडनाइटिस। ठीक है, हमारा जो ज्वाइंट है, ठीक है, हमारा जो ज्वाइंट है इसमें क्या है, टेंडोन्स है। ठीक है, अगर वो टेंडोन्स क्या हो जाता है, स्टीफ हो जाए, ठीक है, स्टीफ हो जाए, हार्ड हो जाए, अनेबल टू मूव हो जाए, वो मूव ना कर पाए, तो भी हमारा ये फ्रोजन सोल्जर हो सकता है। ठीक है, थर्ड हमारा रीजन क्या हो सकता है, ट्रॉमा। क्या हो सकता है, ट्रॉमा या इंजुरी। अगर मान लीजिए किसी वजह से आपको मतलब कोई इंजरी हुई, कोई झटका लगा, कोई दचका लगा, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा जो मतलब इंजुरी हो गई, तो किसी तरह से टीयर हो गया, कोई इंजरी हो गई, तो उसके कारण से भी हमारा मूवमेंट बहुत दिन तक हम लोग कर नहीं पाते हैं, जिसके वजह से वो हमारा फ्रोजन सोल्जर में वो कन्वर्ट हो जाता है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, ओवर यूज और फॉल्टी मूवमेंट। फॉल्टी मूवमेंट, ठीक है। अब क्या है इसमें, मान लीजिए आप एक ही वर्क बार बार कर रहे हो गलत तरीके से, फॉल्टी मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, गलत तरीके से। ठीक है, आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो गलत तरीके से, ठीक है, तो इसके कारण क्या हो जाता है, हमारा इंजर्ड हो जाता है, हमारा सोल्जर क्या हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को फ्रोजन सोल्जर हो सकती है। ठीक है, एक और रीजन है हमारा बैड स्लीपिंग पोस्चर। क्या है, बैड स्लीपिंग पोस्चर। अब इसमें क्या होता है, हम लोग गलत तरीके से सोते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो हाथ होता है ना, हाथ पर अपना मतलब सर रख के सोते हैं रात भर, एक एक्सटर्नल पोजीशन में हमारा हाथ रहता है, ठीक है, जिससे एक प्रेशर होता है, हम लोग को इंजरी का चांसेस ज्यादा हो जाती है, इसकी वजह से हमारा फ्रोजन सोल्जर होता है। तो ये वन ऑफ द रीजन, ये वन ऑफ द मोस्ट रीजन है हमारे तरफ। अभी जो अधिकांश लोगों को फ्रोजन सोल्जर होता है, ये गलत पोस्चर के सोने की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, तो ये जो रीजंस है ऑलमोस्ट जो है हमारा डायरेक्ट रिलेटेड हमारे सोल्जर से। ठीक है, इसका कहीं ना कहीं रिलेशन हमारे किससे है, सोल्जर से ही उसका रिलेशन है। ठीक है, अब कुछ रीजंस ऐसे भी होते हैं फ्रोजन सोल्जर के जो उससे मतलब सोल्जर से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, सेकंड में क्या है, नॉन सोल्जर रिलेटेड, नॉन सोल्जर रिलेटेड। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, अब इसमें हमारा जैसे डायबिटीज। आप देखे होंगे कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन लोगों के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, हम लोग के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं फ्रोजन सोल्जर के। तो डायबिटिक वन ऑफ द रीजंस है जो हमारा सोल्जर से तो उसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक तरह का मतलब इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे फ्रोजन सोल्जर को होने में। ठीक है, डायबिटिक हो गया, दूसरा थायराइड, ठीक है, थर्ड है हमारा रिफर्ड पेन, चौथा हमारा हो सकता है, चौथा हमारा हो गया प्रोलॉन्ग स्लिंग यूज एंड मसल्स वीकनेस। तो सबसे पहला क्या है, जो नॉन सोल्जर रिलेटेड इश्यूज हैं, क्या क्या है, हमारा डायबिटिक हो गया, ठीक है, तो और क्या हो गया, थायराइड हो गया, फिर रेफर्ड पेन। अब रेफर्ड पेन थोड़ा सा हम आपको इलेबोरेट कर देते हैं कि रेफर्ड पेन मतलब क्या, मान लीजिए किसी को अगर कार्डियक अरेस्ट आया या फिर हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है, तो उसको क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि उसका जो पेन होता है वो रेफर होता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे हाथों में रेफर होता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ का मूवमेंट जो है उसको स्लो कर देते हैं। ठीक है, हाथ के मूवमेंट को स्लो करते हैं तो क्या होता है, उससे हमारा फ्रोजन सोल्जर का इशू आता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेफर्ड पेन। ठीक है, कार्डियक पेशेंट के लिए। प्रोलॉन्ग स्लिंग यूज, प्रोलॉन्ग स्लिंग, मान लीजिए हमारा हाथ कहीं पे फ्रैक्चर कर जाए, ठीक है, यहाँ पे टूट गया या फिर हमारा आर्म में टूट जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्लिंग यूज करते हैं। ठीक है, लटका कर बहुत दिन तक उसको एक स्टेट में रखते हैं, एक पोजीशन में रखते हैं। अब उससे क्या होता है, हमारा जो ये कैप्सूल है उसका मूवमेंट बहुत ही लॉक मूवमेंट हो जाता है, मूव नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमारा फ्रोजन सोल्जर हो जाता है। ठीक है,
और क्या होता है, मसल्स वीकनेस के कारण भी हमारा फ्रोजन सोल्जर होता है। हमारे अगर आसपास के जो मसल्स हैं, इस जॉइंट के पास जो मसल्स हैं, ठीक है, अगर वो वीक हो जाए उसके कारण हमारा जो मूवमेंट होता है उसमें कमी आ जाती है और हम लोग को फ्रोजन सोल्जर हो जाता है। तो ये जो है हमारा नॉन सोल्जर रिलेटेड इशू है जो फ्रोजन सोल्जर में एक अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे व्हाट आर द स्टेजेस, फ्रोजन सोल्जर के क्या क्या स्टेज होते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पॉइंट क्या समझेंगे, व्हाट आर द स्टेजेस। ठीक है, हमारे फ्रोजन सोल्जर का क्या क्या स्टेज होता है, ठीक है, कितने स्टेजेस होते हैं। ठीक है, हम लोग के फ्रोजन सोल्जर में 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। तो फ्रोजन सोल्जर में कितने स्टेज होते हैं, 3 स्टेज। पहला जो स्टेज है हमारा दैट इज फ्रीजिंग स्टेज। कौन सा स्टेज होता है, फ्रीजिंग स्टेज होता है। ठीक है, पहला स्टेज क्या होता है, फ्रीजिंग स्टेज होता है, जो हमारा 3 to 6 मंथ का होता है। कितने मंथ का होता है, 3 to 6 मंथ का होता है। अब फ्रीजिंग स्टेज क्या होता है, ये हमारा जो है 3 से 6 मंथ का पीरियड होता है। इसका कितने मंथ का पीरियड होता है, 3 to 6 मंथ, अभी अभी हुआ है। ठीक है, अब इसका सिम्पटम क्या होगा, कैसे इसको रिकॉग्नाइज करोगे कि ये फ्रीजिंग स्टेज है। तो सबसे पहले आपने उससे पेशेंट से क्या पूछेंगे, समय पूछेंगे कि आपको कितने समय से है। ठीक है, सेकंड थिंग्स आप देखोगे तो उसका मतलब जो पहला स्टेज होगा पेशेंट का, अगर फ्रीजिंग स्टेज में है वो, तो उसका जो है उसका जो मूवमेंट है लॉक तो रहेगा, उतना कोई खास मूवमेंट लॉक नहीं रहेगा, साथ में उसको स्वेलिंग भी होगा और तगड़ा पेन भी होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा उसको पेन होगा। ठीक है, कोई भी मूवमेंट करेगा तो भी उसको पेन होगा और साथ में उसमें स्वेलिंग भी होगी, मतलब अब इंजरी होगा ही होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा पहला वो सिम्पटम है। उसके सिम्टम्स क्या है, पहला टाइम पीरियड से हम लोग चेक करेंगे, दूसरा उसमें देखेंगे कि उसमें स्वेलिंग तो नहीं है। ठीक है, कोई भी मूवमेंट कर रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा है। सोने के समय एट नाइट, रात को सोते समय उसको बहुत ही भयानक पेन होता है, बहुत ही परेशान रहता है पेशेंट। ठीक है, तो ये जो है हमारा कौन सा पीरियड है, ये कौन सा स्टेज है, वो फ्रीजिंग स्टेज है। ठीक है, सेकंड जो है हमारा फ्रोजन स्टेज है। सेकंड कौन सा स्टेज है, फ्रोजन स्टेज है। ये जो स्टेज होता है हमारा 6 to 12 मंथ्स होता है। ठीक है, अब मान लीजिए इस स्टेज को क्रॉस कर गया पेशेंट, अब कौन से स्टेज में आ गया, अब आ गया वो फ्रोजन स्टेज में आ गया। ठीक है, अब जैसे ही फ्रोजन स्टेज में आएगा तो इसके क्या क्या सिम्टम्स है, इसमें जो है पेन नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर नॉर्मल पोजीशन में अगर पेशेंट है तो उसको पेन नहीं होगा। पेन कब होगा, इसमें स्वेलिंग भी नहीं होगा, इसमें ना ही पेन होगा और ना ही इसमें ज्यादा स्वेलिंग होगा, नॉर्मल सा माइल्ड सा स्वेलिंग हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसका जो एडहेशन है वो पूरा हो गया, मतलब वो पूरा लॉक हो जाता है। जब भी पेशेंट अगर कोशिश करेगा उसको उठाने का, मतलब उठाने का या मूवमेंट करने का, रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने का, तो उसको पेन होगा। ऐसे उसको नॉर्मली पेन नहीं होता है। लेकिन हमारा ये एक्यूट कंडीशन में मतलब फ्रीजिंग स्टेज में क्या होता है, बहुत ही भयानक पेन भी होगा और प्लस उसमें स्वेलिंग भी रहेगी। आया समझ में, उसमें पेन तो होगा ही और साथ में स्वेलिंग भी रहेगी। ठीक है, अब ये इसमें क्या था, फ्रोजन स्टेज में ना ही पेन रहेगी ना ही स्वेलिंग लेंगे, लेकिन उसमें रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल कम जाएगा। रेंज ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, बहुत ही कम होगा। रेंज ऑफ मोशन ना के बराबर होगा, मतलब बहुत ही कम होगा। अगर वो चाहेगा उसको मतलब मूवमेंट करना तो उसको बहुत ही भयानक दर्द होगा। ठीक है, तीसरा कौन सा स्टेज है हमारा, थॉविंग स्टेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, थॉविंग स्टेज। ये थर्ड स्टेज है। ठीक है, इसका पीरियड 12 मंथ के बाद होता है, 12 मंथ to 18 होता है, 2 इयर्स भी हो सकते हैं, 2 इयर्स मान के चलो। ठीक है, ये हमारा जो है रिकवरी पीरियड होता है। ये जो पीरियड होता है हमारा रिकवरी पीरियड होता है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, ऑफिशियली जो पेशेंट आते हैं अभी, हमारा कौन सा पेशेंट आता है, फ्रोजन स्टेज वाले पेशेंट आते हैं। ना ही इस स्टेज में होते हैं ना ही इस स्टेज में होते हैं। ठीक है, ये अगर इस स्टेज में, इसी स्टेज में मेनली हमारे पास सेकंड स्टेज का ही पेशेंट आता है, तो हम लोग इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। इसका ट्रीटमेंट साथ में इसका जो प्रिकॉशंस है वो मैं स्पेशली इसका वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे थॉविंग स्टेज होता क्या है। ये बोलते हैं हम लोग रिकवरी स्टेज। पेशेंट जो है
खुद को रिकवर करना चाहता है। तो आपको भी पता है हमारे बॉडी में अगर कहीं भी इंजरी होती है, कोई भी इन्फ्लेमेशन कुछ भी हो, किसी तरह की डिफॉर्मिटी हुई, तो बॉडी हमारा क्या करता है, रिएक्ट करता है और उसको ट्रीट करने की कोशिश करता है। यही तो होता है, ट्रीट करने की कोशिश करता है। तो देखो ये जो रिकवरी स्टेज है, ये थॉविंग स्टेज कौन सा स्टेज है, रिकवरी स्टेज है। तो बॉडी उसको रिकवर करने की कोशिश करता है, वो अपना जो रेंज ऑफ मोशन खो चुका है उसको वापस लाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो वो कौन सी जोन में चली जाती है, ये रिकवरी जोन में चली जाती है, थॉविंग स्टेज में चली जाती है, ठीक है। तो ये रिकवरी में क्या होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स है, मतलब इसमें क्या होता है कि रेंज ऑफ मोशन लौटने लगेगा पेशेंट का, ठीक है, पेन भी कम होगा, ठीक है। अगर वो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ पेशेंट अगर मतलब ट्रीटमेंट ले, ठीक है, या फिर खुद से मतलब उस तरह का कोई मूवमेंट करे, कुछ एक्सरसाइज करे, तो बहुत ही जल्दी फ्रोजन से थॉविंग स्टेज में जा सकता है। तो ये जो हमारे 3 स्टेजेस हैं, देखो अगर फ्रोजन सोल्जर का स्टेज अलग है, कैटेगरी अलग है, तो जाहिर सी बात है सारे स्टेज का मतलब हम लोग रिकॉग्नाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ में सारे का ट्रीटमेंट भी बहुत जरूरी है। अलग अलग देखो स्टेज अलग है, तो ये लोग सारे स्टेज का ट्रीटमेंट भी अलग अलग ही होता है, और एक्चुअल में होता ही होता है। अगर फ्रीजिंग स्टेज का जो ट्रीटमेंट है आप फ्रोजन स्टेज को नहीं दे सकते, फ्रोजन स्टेज का जो ट्रीटमेंट है वो थॉविंग स्टेज को आप नहीं दे सकते। तो सारे स्टेज का जो ट्रीटमेंट भी है वो बिल्कुल अलग अलग है। आपको बात समझ में आ गई? तो स्टेज समझ में आ गया, पहला फ्रीजिंग स्टेज, फ्रोजन स्टेज, थॉविंग स्टेज, उसका टाइम पीरियड ये होता है, ठीक है। तो इसमें आपने स्टेज समझ लिया क्या क्या स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि फ्रोजन सोल्जर की शुरुआत कैसे होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, मान लिया जाए कोई हम लोग कोई वर्क कर रहे हैं रेगुलर वे में, गलत तरीके से कोई काम हम रेगुलर वे में कर रहे हैं, और हम लोग को क्या हुआ, इंजरी हुआ। क्या हुआ, किसी मान लिया जाए रिपीटेड स्ट्रेन किया, ठीक है। अब मान लिया जाए यहाँ पे हम लोग को किसी तरह का कोई इंजरी हुआ, ठीक है, कोई इंजरी हुआ, नॉर्मल इंजरी हुआ, उसके बाद क्या हो जाता है, इंजरी होता है तो हम लोग को क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगी, ठीक है, इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग होगी, यही तो होता है। अब इंजुरी और इन्फ्लामेशन, जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी जहां भी इंजुरी होगी, इन्फ्लामेशन होगी, तो बॉडी उसको ठीक करने की कोशिश करेगी, उसको रिकवर करने की कोशिश करेगी। समझ में आ रहा तुमको? तो वो ठीक करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इंजुरी हुआ तो स्वेलिंग हुआ, स्वेलिंग भी क्या है, एक तरह से प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्शन के लिए होता है, हमारे शरीर ज्यादा इंजर्ड ना हो जाए, इसीलिए हमारा बॉडी क्या करता है, इन्फ्लामेशन पैदा करता है। इन्फ्लामेशन क्यों होता है, हमारा कहीं भी इंजुरी होता है तो उसमें क्या होता है, उस जगह पे इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स आ जाते हैं, ठीक है, इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स आके डिपॉजिट हो जाता है, इसके वजह से हम लोग को इन्फ्लामेशन होता है। अब क्या होता है, इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है। अब जैसे इन्फ्लामेशन होगा तो यहाँ पे एक फाइब्रोसिस होने लगता है। क्या होता है, फाइब्रोसिस होने लगता है। जैसे इंजरी हुआ, इंजरी के बाद इन्फ्लामेशन हुआ, उसके बाद क्या होगा, वहां पे फाइब्रोसिस होने लगेगा, जहां पे इंजरी हुआ उसको रिकवरी करने लगता है, बॉडी खुद को हीलिंग करने लगता है। तो फाइब्रोसिस को हम लोग बोल सकते हैं इट इज ए हीलिंग प्रोसीजर। क्या है ये, हीलिंग प्रोसीजर है, ठीक है, फाइब्रोसिस, ठीक है। अब क्या होता है, इंजरी के बाद क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फ्लेमेशन के बाद बॉडी क्या करता है, फाइब्रोस कर देता है, उस एरिया को क्या कर देता है, जहाँ पे इंजरी हुआ उसको क्या कर देता है, फाइब्रोस कर देता है। फाइब्रोसिस का प्रोसीजर चालू हो जाता है। एक फाइब्रोसिस क्या है, एक तरह से हीलिंग प्रोसीजर है। क्या है, हीलिंग प्रोसीजर है, वो हील करता है बॉडी अपने आप को, ठीक है। अब जैसे ही फाइब्रोसिस होता है, वो क्या होता है, हमारा जैसे ही फाइब्रोसिस का प्रक्रिया चालू होता है, ठीक है, तो हमारा जो कैप्सूल है थिकन हो जाता है। हाँ, थिकन कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल जो हमारा है, हमारे ग्लिनियल के पास जो कैप्सूल है वो क्या हो जाता है, थिकन हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, ठीक है। और एट लास्ट विदाउट एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, हम लोग को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हो जाती है, हमारा फ्रोजन सोल्जर हो जाता है। तो एक इसका पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है, हम लोग गलत वे में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इंजरी हुई, ठीक है, इंजरी के बाद क्या हुआ, इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग हुआ, सूजन हुआ, सूजन के बाद एक प्रोसीजर होता है, फाइब्रोसिस प्रोसीजर होता है, फाइब्रोसिस होता है, ये हीलिंग प्रोसीजर है, ठीक है। बॉडी खुद को ठीक करने की कोशिश करती है। फाइब्रोसिस होने के कारण जो कैप्सूल है हमारा थिकन हो जाता है, वो स्टिफ हो जाता है, और एट लास्ट जो रिजल्ट मिलता है वो हम लोग को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हो जाता है।
पेशेंट को क्या हो जाता है, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, मतलब फ्रोजन सोल्जर हो गया उसे। ठीक है, तो ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेज में हो जाता है पेशेंट। इसके अनुसार कैसे जाता है, पहले स्टेज में वो पेशेंट चला गया। ठीक है, अब तो आप लोग को स्टेज समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब जो है हमारा जो फोर्थ पॉइंट था, व्हाट आर द प्रिकॉशन वी शुड टेक टू ट्रीट अ पेशेंट ऑफ फ्रोजन सोल्जर, यही था। तो हम लोग को क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। ठीक है, अगर हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो सबसे पहले जो हम लोग करेंगे, सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो स्टेज कौन सा है उसका। ठीक है, स्टेज फर्स्ट है, स्टेज सेकंड है, या थॉइंग स्टेज है, थर्ड स्टेज है। ठीक है, तो हम अलग अलग स्टेज है तो उसके अलग अलग प्रिकॉशंस भी हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट भी हैं। तो जैसे हम फर्स्ट स्टेज में आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे, जैसे स्टेज अगर फर्स्ट है, ठीक है, ये मतलब कौन सा स्टेज है, ये फ्रीजिंग स्टेज है, फ्रीजिंग स्टेज है ये। ठीक है, तो फ्रीजिंग स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले इसमें इन्फ्लामेशन रहेगा। मैंने आपको बताया क्या क्या रहेगा उसमें, बॉडी इन्फ्लामेशन रहेगा और पेन रहेगा, बहुत ही काफी पेन रहेगा। इसमें दोनों चीज होते हैं, पेन भी रहेगा और इन्फ्लामेशन भी होगा, दोनों चीज होंगे उसमें पेशेंट को। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक चीज से बचना है, हम लोग रेंज ऑफ मोशन पर काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले फ्रोजन सोल्जर आप अगर ट्रीट कर रहे हो तो दो चीज पे फोकस करना है आपको, पेन और दूसरा रेंज ऑफ मोशन। ये आपको देना है, पहला है उसके पेन पे काम करेंगे, यही तो करना है। अगर आप किसी कोई फ्रोजन सोल्जर का केस है, अगर उसका पेन आपने रिलीव करवा दिया या फिर उसके रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा दिया, आप जो मूव करता था थोड़ा सा आपने ज्यादा मूव करवा दिया, तो यही 2 पॉइंट्स होती हैं जो आप पेशेंट को मतलब दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीज करने से वो अपने आप को हेल्पलेस फील नहीं करेगा, जो भी वो काम करता है। ठीक है, मतलब अपने आप को हेल्पलेस ना फील करे, वो सारा जो डेली का एक्टिविटी है वो प्रॉपर कर पाए। इसीलिए हम लोग इस 2 पॉइंट पर ही काम करते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था कि जो फर्स्ट स्टेज होगा, फ्रीजिंग स्टेज होगा, इसमें कौन कौन क्या क्या मतलब सिम्टम्स दिखेगी, पेशेंट को पेन बहुत तगड़ा होगा। ठीक है, सेकंड उसमें इन्फ्लामेशन होंगी। तो हम लोग इसमें फर्स्ट स्टेज में कभी भी रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने वाला काम नहीं करना है, दिक्कत होगा, पेशेंट और इंजर्ड हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, मान लीजिए पेशेंट के रेंज ऑफ मोशन को आपने बढ़ाने की कोशिश की, तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा। क्या होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है। अगर फ्रिक्शन पैदा होगा तो क्या होगा, पेन होगा पेशेंट को। ठीक है, मान लिया जाए आपने गलत तरीके से उसके रेंज ऑफ मोशन, मतलब वो पहले स्टेज में है और आपने रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने की कोशिश की, तो सब क्या होगा, उससे फ्रिक्शन पैदा होगा या नहीं होगा, होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा। अगर फ्रिक्शन पेशेंट को हुआ तो पेन बहुत ही होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा। ठीक है, अगर पेन हुआ तो इन्फ्लामेशन होगा, अगर पेन हुआ तो इन्फ्लामेशन होगा, अगर इन्फ्लामेशन होगा तो पेन होगा। मतलब एक तरह से ये सर्कल बनते रहेगा, पेन इन्फ्लामेशन का एक सर्कल बनते रहेगा, और जिसमें हम लोग हीलिंग का जो प्रोसीजर है वो स्किप कर देंगे। मतलब हीलिंग हो ही नहीं रहा है, यहाँ पेशेंट को कहाँ हीलिंग करवा ही नहीं रहे हैं, कोई हीलिंग नहीं हो पा रहा है। इससे हम लोग कभी भी स्टेज फर्स्ट को ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, रेंज ऑफ मोशन बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, फ्रिक्शन से पेन हो रहा है, पेन से फिर स्वेलिंग हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है तो फिर पेन हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, हीलिंग प्रोसेस हमारा स्किप कर जा रहा है, हम लोग हील कर ही नहीं पा रहे हैं पेशेंट को। ठीक है, तो अगर हम लोग हील ही नहीं कर पाएंगे तो हमारा फ्रोजन सोल्जर ठीक ही नहीं होगा कभी। तो सबसे पहला जो है ये, इसमें हम लोग किस पे काम करेंगे, पेन और इन्फ्लामेशन पे काम करेंगे। इसमें हम लोग ना ही एक्सरसाइज करवाएंगे, ना ही मोबिलाइज करवाएंगे, इसमें हम लोग रेस्ट पोजीशन में पेशेंट को रखेंगे, आइस करवाएंगे, आइसिंग करवा सकते हो, बर्फ का सिकाई करवा सकते हो इसमें। ठीक है, और कुछ आप पेन किलर दे सकते हो, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं वो आप दे सकते हो। ठीक है, फर्स्ट स्टेज के लिए आप इतना ही करो, बहुत है, वो धीरे धीरे वो खुद को हील करने लगेगा। ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेज में हम लोग क्या करेंगे,
ये आपको समझ में आ गया क्या दिक्कत होती है? हम लोग फर्स्ट स्टेज को क्यों नहीं ठीक कर पाते हैं? इसी के कारण नहीं ठीक कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग हील का टाइम ही नहीं दे पाते हैं, हीलिंग का प्रोसीजर का टाइम ही नहीं दे पाते हैं, इसीलिए वो खुद को ठीक भी नहीं कर पा रहा है। हम लोग बार बार इंजर्ड पे इंजर्ड किए जाते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकेंड स्टेज, स्टेज सेकंड में आपको क्या है, मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, पेन, ऐसे पेन नहीं होगा, उसमें ना ही इन्फ्लामेशन होता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग मेनली इस पे रेंज ऑफ मोशन पे काम करेंगे। रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना है हमको, किसको बढ़ाना है? रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना है। तो रेंज ऑफ मोशन के लिए हम लोग क्या करवाएंगे, पेशेंट से नॉर्मली एक्सरसाइज करवाएंगे, उसको मोबिलाइज भी करवा सकते हैं। ठीक है, मोबिलाइजेशन भी बहुत तरीके की होती है। ठीक है, हम इसका एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे आपके लिए शोल्डर मोबिलाइजेशन का। इसमें 7 स्पेंसर टेक्निक्स होती हैं मोबिलाइजेशन का। 7 स्पेंसर टेक्निक होता है, प्रोन शोल्डर मोबिलाइजेशन होता है। मोबिलाइजेशन बहुत ही बेस्ट चीज है। फ्रोजन शोल्डर के केस में अगर हम लोग फ्रोजन स्टेज में, इस स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, फ्रोजन स्टेज में अगर हम लोग मोबिलाइजेशन का हेल्प लेते हैं तो पेशेंट को काफी रिलीफ होता है और उसका जो रेंज ऑफ मोशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो के बाद। स्पेंसर टेक्निक का 7 स्पेंसर टेक्निक है, 7 टेक्निक है जिससे आप रेंज ऑफ मोशन को, बैरियर को तोड़ सकते हो। जो भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे आ रहा है उस रिस्ट्रिक्टिव बैरियर को आप तोड़ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग को सेकंड स्टेज में किस पे मेनली फोकस करना है, रेंज ऑफ मोशन पे का फोकस करना है। ठीक, अब हमारा है थर्ड स्टेज जो है थ्रोविंग स्टेज है। स्टेज कौन सा है? थर्ड। थर्ड स्टेज है, दैट इज थ्रोविंग स्टेज। थ्रोविंग स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा रिकवरी स्टेज है। मैंने आपको बताया था बॉडी खुद को रिकवर करने की कोशिश करती है, ये रिकवरी स्टेज है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। इसमें लगभग बॉडी मतलब शोल्डर में रेंज ऑफ मोशन आ ही जाता है, लेकिन हम लोग मेन इस पे किस पे काम करेंगे, क्या करवाएंगे इसमें, मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करवाओगे पेशेंट को। नॉर्मल मोबिलाइजेशन दे सकते हो और साथ में एक्टिव एक्सरसाइज करवाओगे। इसमें कौन सा एक्टिव एक्सरसाइज कुछ करवाओगे, इसमें एक्टिव एक्सरसाइज करवाओगे, माइल्ड मोबिलाइजेशन करवाओगे। ठीक है, तो ये इतना इनफ हो जाता है एक पेशेंट को रिकवरी के लिए, मतलब बहुत ही इनफ है। थ्रोविंग स्टेज के पेशेंट को बहुत ही जल्दी रिकवरी होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बारीकी से फ्रोजन शोल्डर को समझ पा रहे हो, उसके बारे में डीपली जान पा रहे हो, तभी आप उसको अच्छे से और बहुत ही जल्दी रिकवरी कर पाओगे, अच्छे से ठीक कर पाओगे। क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस के मैंने बताया कि ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है, एक्सरसाइज भी डिफरेंट है और तरीके, ठीक करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट इज फ्रोजन शोल्डर। नेक्स्ट जो हमारा मतलब इससे रिलेटेड जो वीडियो होगा वो मोबिलाइजेशन पे होगा। ठीक है, मोबिलाइजेशन में 7 स्पेंसर टेक्निक्स में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वो टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं एक वीडियो बताऊंगा, इसका एक एक स्टेप बताऊंगा कि वो कैसे किया जाता है और आप कैसे एडिशन को तोड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।